So hey guys, welcome back to our channel that is BSCM Bapas Khatri and also to our BSCM app, and in this video we're gonna talk about the principles of management के टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि टेलर के सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो टेलर के सिद्धांत का जो पहला नियम है दैट इज साइंस नॉट थंब ऑफ रूल, यानी कि विज्ञान ना कि अंगूठा टेक पद्धति। अब ये साइंस नॉट थंब ऑफ रूल का मतलब क्या है? देखिए, टेलर जो है वो ये समझाते हैं हमें अपने इस प्रिंसिपल के अंदर कि अगर आप अपनी कंपनी के अंदर छोटे से छोटे प्रोसेस में भी ये समझते हैं ना कि ये तो ऐसे ही होता है, ये काम में कोई साइंस नहीं है, ये काम में आप कुछ चेक नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, ये काम ऐसा ही होता है। और ऐसा बहुत बार होता है कि हम कई सारी चीज़ों में कहते हैं कि ये तो ऐसे ही चलता है, ये काम हाथ से ही होता है, ये काम ऐसे ही चलता है। तो ऐसा नहीं होता है। आप उसके अंदर चेक कीजिए, उस छोटे से छोटे काम को प्लान कीजिए। अगर आपको एक सामान यहाँ से यहाँ भी ले जाना पड़ता है ना, तो वो भी एक प्रोसेस है, वो भी कंपनी को कॉस्ट करता है। उन सबको प्लान कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, कंट्रोल कीजिए, उनके अंदर मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस यूज कीजिए। क्योंकि जब आप ये छोटी छोटी जगहों पर भी प्रिंसिपल लगाने शुरू करेंगे ना, आप तरीके से काम करना शुरू करेंगे, तो आप कंपनी के लिए बहुत सारा पैसा जो है वो बचाएंगे। तो साइंस नॉट थंब ऑफ रूल का मतलब ये है कि साइंटिफिक टेक्निक्स यूज कीजिए। ये मत कहिए कि ये तो काम ऐसे ही होता है, ठीक है। थंब ऑफ रूल का मतलब यही होता है कि ये काम ऐसे ही होता है, तो थंब ऑफ रूल मत अपनाइए। आप ये मत कहिए कि ये काम ऐसे ही होता है, आप उसके अंदर साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करिए। वो साइंटिफिक टेक्निक्स हम नीचे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। अब ये हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब क्या है? सहयोग ना कि टकराव। अब ये सहयोग ना कि टकराव से मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर होता क्या है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि लाइक मान लीजिए कि स्ट्राइक पर चले गए, ठीक है, वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं बार बार पे, ठीक है, क्योंकि उनके और मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी नहीं है, उनके और मैनेजमेंट के बीच में एक लगाव नहीं है। तो उस लगाव को बढ़ाने के लिए अपनी जो वैल्यू उन्हें समझाने के लिए या उनकी वैल्यू समझना जरूरी है, ठीक है। अपनी वैल्यू उन्हें समझाने के लिए उनकी वैल्यू समझना जरूरी है। आप उनके काम को वैल्यू दीजिए, उनके काम को अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें टाइम टाइम पर जो है वो पेमेंट तो टाइमली दीजिए ही, साथ में जो है वो टाइम टाइम पर उन्हें एनकरेज करने के लिए बोनस इंसेंटिव्स दीजिए, जिससे कि उन्हें ऐसा फील हो कि हाँ, हमारे जो एम्प्लॉयर है वो हम पर बहुत जो है वो लाइक हमारे बारे में बहुत सोचते हैं, हमारे लिए बहुत केयर करते हैं। इसकी इस तरीके के अंदर जो है मेरे को एक एग्जांपल याद आता है, दैट इज ऑफ जापानीज वर्कर। जापानीज वर्कर इस मामले में बहुत अच्छे होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना सब कुछ हमारे लिए करती है, हमारी कंपनी, हम उनके खिलाफ खड़े तो हो नहीं सकते कि अपना काम बंद कर दें, लेकिन कई बार अपनी शर्तें मनवाने के लिए स्ट्राइक करनी भी पड़ती है। तो वो स्ट्राइक करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने हाथ पे काला रिबन बांध लेते हैं, ठीक है, और काम करते रहते हैं। काला रिबन बंधा हुआ है, दिस मीन्स कि दे आर ऑन स्ट्राइक, बट काम रुकता नहीं है, काम करते रहते हैं, और जितना काम करना होता है उससे ज्यादा काम करके देते हैं। मतलब कि अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि ऑर्गेनाइजेशन को उन पर सिंपैथी हो, दया आए और वो उनकी शर्तें मान ले। तो ये है तरीका, ठीक है। बट ये तब हो सकता है जब पहले आप पहल करेंगे एज अ कंपनी, एज अ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि कॉपरेशन से मतलब ये है कि सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। अब आपको क्या करना है, ये जो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड था इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब कि और आपको जो है वो कंपटीशन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है, आपको कंपटीशन नहीं करनी है कि वो एम्प्लॉय ऐसा और ये ऐसा। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको सारे एम्प्लॉयज के जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं सारे वर्कर्स के, उसको जो है वो लाइक मर्ज करना है, उसको एक तरीके से जोड़ना है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। Next is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के जो लिए विकास करना। अब इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा वही बेहतर होती है जिसके अंदर जो एम्प्लॉयर है वो ना सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहे, बट वो ये भी चाहे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनकी स्किल सेट हमेशा बढ़ती रहे, ठीक है। ऐसा करने से होता क्या है कि लोगों को ये फील होता है कि यार देखो हमारी कंपनी हमारे लिए कितना सोचती है, मुझे इतना ट्रेन किया। उसको एक मिनट के लिए ये फील हो एम्प्लॉय को कि यार जब मैं इस कंपनी में आया था मुझे कुछ नहीं आता था और आज मुझे इतना कुछ आता है, क्योंकि कंपनी मुझे इतना सिखाती है, ठीक है, सीखने के मौके ज्यादा मिलते हैं। तो दोस्त कंपनी हु प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग
ऑन देयर लाइक एम्फोसिस करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर, ज़्यादा पार्ट के ऊपर, ठीक है, प्रशिक्षण ज़्यादा करवाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, वो हमेशा एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। लोग उसके अंदर रहना चाहते हैं, लोग उसके अंदर छुट्टी नहीं करते हैं, टिक कर रहते हैं, कंपनी छोड़कर नहीं जाते। सो ये सब हमारे क्या थे, प्रिंसिपल्स थे टेलर के, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे, यानी कि प्रबंधन के प्रिंसिपल थे टेलर के। अब बात करते हैं कि उसने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स बताई हैं, ठीक है, टेलर ने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स बताई हैं कि इन टेक्निक्स से आप जो है वो लाइक ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। कुछ टेक्निक्स चाहिए, कुछ तरीके भी तो चाहिए, ये सब तो भाषणबाजी हो गई। अब तरीके ये हैं कि सबसे पहला उसने तरीका बताया स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि प्रमापीकरण। अब ये प्रमापीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, हर प्रोसेस को, अपनी कंपनी के हर प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कीजिए, मतलब कि प्रमापीकरण कीजिए कि ये काम ऐसे ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने फर्स्ट आप मान लीजिए कि पेन बनाते हैं, तो आपने वर्कर ए को ये काम दिया कि आपका काम है रिफिल को उठाना और इस जो आउटर कवरेज है इसके अंदर डालना। नेक्स्ट वाले का काम है आप इसको करके जो है वो वर्कर बी को देंगे, वर्कर बी का यही काम है उसके ऊपर कैप लगाना है। फिर उसके बाद वो वर्कर सी को देगा, वर्कर सी का सिर्फ इतना काम है कि उसे उसको पॉलिथीन में पैक करके आगे भेजना है। तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो गया कि ये काम अब ऐसे ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इससे लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि एक ही काम बार बार करने से एक्सपर्टनेस आती है, तो लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती है, लोग जो है वो अपने काम को और अच्छे से कर पाते हैं, आपका टाइम और मनी बचता है, तो हर किसी का विन विन सिचुएशन है। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी, यानी कि कार्य पद्धति अध्ययन। अब मेथड स्टडी से मतलब क्या है कि कौन सा काम कैसे होता है कंपनी के अंदर, उसकी आपको पूरी स्टडी करनी है। मतलब कि कोई ऐसा काम तो नहीं है जिसके अंदर जो है वो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये काम ठीक हो रहा है, लेकिन वो काम जो है वो आपके लिए नुकसानदायक है। मतलब हर काम को चेक कीजिए कि क्या किसी काम में कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी मेथड में कुछ इंप्रूवमेंट की जा सकती है क्या, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी लाके, थोड़ा सा मैन पावर बढ़ा के उस प्रोसेस को आसान किया जा सकता है, उस मेथड को और अच्छा किया जा सकता है, कहीं पे पैसे बचाए जा सकते हैं, ये सब चीजें आपको चेक करनी है। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी, यानी कि गति अध्ययन। मोशन स्टडी से मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि आपकी कंपनी में अगर जो है वो एक सामान वेयर हाउस से निकल करके वर्कर ए पर आता है, फिर वर्कर ए इस सामान को जो भी करना है उसके अंदर प्रोसेस करके फिर वर्कर बी तक पहुंचाता है जो कि बहुत दूर है, तो ये सामान जो है वो इधर से इधर आता है, इधर से उधर जाता है, मोशन हो रहा है। अब ये मोशन को क्या आप कम कर सकते हैं या क्या आप बंद कर सकते हैं? क्या आप ये वर्कर ए को वेयर हाउस के पास वाली जगह नहीं दे सकते? क्या आप वो वर्कर बी को ए के पास वाली जगह नहीं दे सकते? अगर ऐसा कर सकते हैं तो कीजिए ना, क्योंकि इससे होगा क्या कि जो इतना ज्यादा आने जाने का मोशन का टाइम बचेगा, मनी बचेगी, वो सब अल्टीमेटली आप ही को मिलने वाली है। तो ये सब जो है उसके अंदर फायदा है मोशन स्टडी के अंदर। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी, यानी कि समय अध्ययन। हर एक छोटे से छोटे प्रोसेस पर टाइम को नोट कीजिए, टाइम को नोट करना शुरू कीजिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जब हमने कंपनी शुरू करी थी तो एक एम्प्लॉय जो है वो 3 मिनट में एक प्रोडक्ट बनाता था, लेकिन अब वो 5, 6, 7 मिनट में बनाता है और आप लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है तो ये छोटी छोटी चीजों का अध्ययन कीजिए, उनको ध्यान रखिए, एक एक प्रोसेस का, एक एक माइक्रो सेकंड्स का ध्यान दीजिए। अगर कम हो रहा है, आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी गिर रही है और अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स डाउन हो रहे हैं, जो कि अभी आपको दिख नहीं रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, तो उसका ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज फैटिग स्टडी, यानी कि थकान अध्ययन। अब फैटिग स्टडी से मतलब क्या है? फैटिग स्टडी से मतलब होता है कि लोग जब एक ही काम को बार बार एम्प्लॉय करेगा, वर्कर करेगा, तो वो थक भी जाएगा, और थक जाएगा, आप ब्रेक नहीं देंगे तो उसकी एफिशिएंसी पक्का कम हो जाएगी, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है फैटिग मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना, एक ऐसा तरीका बनाना जिससे उन्हें थकान ना हो। मतलब हर 1 घंटे में उनके लिए ब्रेक का जो है वो इंतजाम कीजिए, 1 घंटा नहीं आधे घंटे में कीजिए, हर आधे घंटे में उन्हें 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, लंच ब्रेक ही देते हैं तो साथ में एक टी ब्रेक भी दीजिए 2-3 घंटे बाद में। तो इससे एम्प्लॉय को ये फायदा होगा कि वर्कर को ये लगेगा कि यार कंपनी मेरे लिए कितना सोचती है, और आपके लिए ये बेनिफिट है कि आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, बंदा थकान में काम करेगा तो अच्छा काम नहीं करेगा। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस ऑफ वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस ऑफ वेज सिस्टम से मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी के अंदर, इसको हिंदी में बोलते हैं विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। अब इसके अंदर जैसे इसका मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी कंपनी में एवरेज जो है वो लोग रोज 60 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है।
अब आप क्या कीजिए, आप एक तरीका बनाइए जिसके अंदर ये कीजिए कि अगर आप रोज 60 प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम आपको 2 रुपए प्रोडक्ट दे ही रहे हैं, पर लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोज 80 प्रोडक्ट बना देगा ना तो उसे पूरे के ऊपर जो है वो 3 रुपए पर पीस मिलेगा। अब 60 रुपए पे दे रहे थे आप 2 रुपए पर पीस, यानी 120 रुपए मिल रहे थे। अब अगर वो 80 कर देगा तो 3 रुपए पर पीस यानी कि 240 हो गए। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने थोड़ा सा अपना एफर्ट्स जो है वो अगर उन्होंने एम्प्लॉय ने बढ़ा दिया तो उन्हें पेज जो है वो ज्यादा मिलने लगेगी। तो इससे होगा क्या, आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, जिससे अल्टीमेटली आप ही को बेनिफिट होने वाला है। सो आई होप गाइस आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।